तो इंडियन इकोनॉमी में आपने जितना अभी तक पढ़ा उससे आपको ये तो समझ आ गया कि आपका जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस होता है वो कैसा होता है, मोर ऑफ थ्योरी लर्निंग, है ना, ऐसा होता है। और क्वेश्चन हमसे जो कुछ भी पूछता है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो, उसका आंसर भी हमको थ्योरी फॉर्म में लिखना होता है, राइट। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये नोट डाउन करो कि कितने मार्क्स के वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो होते हैं, एक तो 1 मार्कर क्वेश्चंस, या हो सकते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस, या हो सकते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस, या हो सकते हैं 4 मार्कर क्वेश्चंस, या हो सकते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस, और या हो सकते हैं 6 मार्कर क्वेश्चंस। अब कई बार इसमें चेंज करता रहता है सीबीएसई, या तो 1, 3, 4, 6 ये पैटर्न रख लेता है, या 2, 3, 5 ये पैटर्न रख लेता है, तो कोई भी रख सकते हैं। तो आमतौर पे इसमें 1 या 2 मार्कर क्वेश्चंस को हम कहते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 और 4 मार्कर्स को हम बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और 5 या 6 मार्कर्स को हम बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो किसी भी चैप्टर में से किसी भी वैरायटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपको समझना ये ज़रूरी है कि अगर 1 या 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं तो इसके अंदर आपको जो अपना आंसर देना है वो 1 सेंटेंस से लेकर 20 वर्ड्स मैक्सिमम तक देना है। इससे ज़्यादा देने की आवश्यकता आपको नहीं होती। तो या तो 1 वर्ड आंसर होगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो सीधा ट्रू फॉल्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, या कोई एमसीक्यू टिक करने का हो सकता है। 2 नंबर का होगा तो वो छोटा सा आपसे कुछ डेफिनेशन पूछ लेगा या 1 लाइन का रीज़न पूछ लेगा। तो मैक्स टू मैक्स 20 वर्ड्स के अंदर, यानी कि 2 सेंटेंस के अंदर आपका ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको कोशिश करनी है 60 to 80 वर्ड्स तक के अपने आंसर को लिखने की, आइडियली। तो 60 to 80 वर्ड्स का आइडियली आंसर होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 100 to 150 वर्ड्स के बीच में कहीं पर भी लाई कर सकते हैं, आइडियली इतने रेंज के अंदर हो सकते हैं। तो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए कि 80 वर्ड्स में ख़त्म हो गया, या बहुत बड़ा भी नहीं करना कि आपने 2-2.5 पेज भर के 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको फ्रेमवर्क का ध्यान रखना है कि अगर 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितना बड़ा लिखना है, 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितना बड़ा लिखना है, और 6 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन पूछना है तो कितना बड़ा लिखना है, ठीक है। तो आपका फ्रेमवर्क रेडी हो गया पहले। अब फ्रेमवर्क रेडी होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आंसर की प्रेजेंटेशन फिर करोगे कैसे एग्ज़ाम के अंदर, या कभी भी आंसर जब नोट करता है। तो जब आप आंसर लिखते हो इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो हमेशा याद रखना कि आप अगर पैराग्राफिक फॉर्म में ज़्यादा लिखोगे तो फिर टीचर को चेक करने में वो थोड़ा मोनोटोनस लगेगा, बोरिंग लगता है आंसर। तो फिर टीचर जो है वो उतना पढ़ेगा नहीं, या कई बार सोचेगा कि मज़ा नहीं आ रहा। तो प्रेजेंटेशन का भी फ़र्क पड़ता है ना, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ रहा है तो पहले आपकी जो फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, यानी कि एक स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं, वो सॉलिड स्टार्टिंग होनी चाहिए। सॉलिड स्टार्टिंग का मतलब क्या है? जैसे कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि फीचर्स बताओ, या कई बार क्वेश्चन पूछता है एडवांटेज बताओ, या कई बार क्वेश्चन कहता है डिस्कस, या कई बार क्वेश्चन बोलता है कमेंट करो। तो बच्चे कैसे स्टार्ट करते हैं? सीधा पॉइंट 1 ये, पॉइंट 2 ये। तो वो सॉलिड स्टार्टिंग नहीं है, आपने सीधा मेन पार्ट पहले बोल दिया। तो आपको पहले फर्स्ट सेंटेंस जो होता है आंसर का, वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको फ्रेम करके लिखना चाहिए। यानी कि जैसे अगर उसने एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन दिया तो आपको फिर इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए कि अंडर द कॉलोनियल रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज स्टेगनेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, या बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, या जो भी आप कहना चाहते हो उसकी एक स्टार्टिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा पॉइंट 1 आंसर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी 1 लाइन की एक स्टार्टिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आपका मेन बॉडी होता है या मेन आंसर होता है उसमें आपको पॉइंट्स बनाने की हैबिट डालनी चाहिए, पैराग्राफिक फॉर्म में अवॉइड करना चाहिए। तो जो भी आंसर लिखो उसके पॉइंट्स बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आंसर में 3 मेन पॉइंट्स हैं, तो आपने नंबर 1 जो मेन पॉइंट लिखा उसको ब्लॉक बना दिया, नंबर 2 जो मेन पॉइंट लिखा उसको ब्लॉक बना दिया, नंबर 3 जो मेन पॉइंट लिखा उसको ब्लॉक बना दिया। तो आपके मेन पॉइंट्स या तो कैपिटल लेटर में लिखो या उसको ब्लॉक बना लो, तो वो अलग से हाईलाइट हो गया जो मेन पॉइंट है।
अब उसके अंदर मेन पॉइंट के अंदर कुछ कहानी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेन पॉइंट है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब उसके अंदर आपको कहानी लिखनी है कि दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, फूड क्रॉप्स होता है, कैश क्रॉप्स होता है, फिर ब्रिटिशर्स ने बोला कि कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस करो, ये वो। तो अब आप कैसे लिखोगे, देखो दो तरीके हैं। कुछ बच्चे उसमें अपना कहानी पेलना शुरू कर देते हैं, पैराग्राफिक फॉर्म शुरू। तो मेन पॉइंट के अंदर भी पैराग्राफ लिखने से आपको अवॉइड करना है, दिस इज नॉट करेक्ट तरीका या दिस इज नॉट मच बेटर प्रेजेंटेबल तरीका। तो आपको उसके अंदर भी सब पॉइंट्स बनाकर छोटे छोटे लिखने की हैबिट डालनी चाहिए। तो आपने इसके अंदर अगर दो मेन बातें लिखनी है तो दो छोटे छोटे सब पॉइंट्स बनाकर लिखो। पहला पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया, तो उस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स नजर आएंगी, तो एग्जामिनर को ज़्यादा इंप्रेशन लगेगा, अच्छा लगेगा। और जो भी उस आंसर के अंदर आपके कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स समझते हो ना क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में कीवर्ड होगा कैश क्रॉप फॉर एग्जांपल। तो कोई भी अगर आपको कीवर्ड दिख रहा है तो उस कीवर्ड पर आप बादल बना सकते हो या उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो कैश क्रॉप लिखा हुआ है तो वो आपके सेंटेंस में अलग से एग्जामिनर को दिख जाएगा कि हाँ बच्चे ने यहाँ पर एक चीज़ को हाईलाइट करा है। तो वो कीवर्ड जब चेक करता है बड़े पेपर में तो आपको कीवर्ड्स के हिसाब से मार्क्स मिलते रहते हैं। समझ आ रहा है ना। तो आपका जब ओवरऑल प्रेजेंटेशन बनना शुरू होगा किसी भी आंसर का तो वो कुछ कुछ ऐसा नजर आना शुरू हो जाएगा, तो विच विल लुक वेरी नाइस। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक मज़ेदार चीज़ है और जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है वो ये कि आपको कोशिश करनी है बीच में कोई भी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन या कोई भी फ्लो चार्ट इंक्लूड करने की, या जिसको माइंड मैप भी कहते हैं कुछ लोग, इस तरह से। और ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करते हो करना धीरे धीरे, तो आपको धीरे धीरे समझ आता है कि हम कहाँ पे क्या पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में ये मत सोचना कि मेरा ये डायग्राम कितना खराब लग रहा है, या पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। फोकस करना जो मैं समझा रहा हूँ, आपकी ड्राइंग नहीं देखेगा एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप जो बात समझा रहे हो वो पिक्चर के थ्रू उसको अच्छे से समझ आई कि नहीं आई। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट होता है डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन हम पढ़ेंगे भी। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए अगर आपको कुछ रिप्रेजेंट करना हो, फॉर एग्जांपल मान लो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो डिफॉरेस्टेशन के लिए आपको सिर्फ क्या दिखाना है कि एक पेड़ जो है वो कटा हुआ है, तो आपने इतना सा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर दिया, तो दैट विल लुक गुड। इसमें ये नहीं कि वो आपकी पत्तियां चेक करेगा कि कितनी अच्छी आपने ड्राइंग बनाई है या कितना अच्छा आपने पेड़ बनाया है। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। या जैसे और क्या आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कहीं पर हमको दिखाना है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो आपने 2-3 झोंपड़ियाँ बनाई, उसमें ऊपर चिमनी बनाई और धुआं निकाल दिया, तो इससे क्या नज़र हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियाँ। और ये सब चीज़ें क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तो अपने आंसर में खूबसूरती डालने के लिए हमको करना चाहिए। या जैसे फ्लो चार्ट्स होते हैं, आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो। फ्लो चार्ट क्या होता है, जब आप कोई सीरीज ऑफ एक्शन बताना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ भी करा, जैसे ट्रेड के बारे में हम पॉइंट्स पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे फॉरेन ट्रेड में क्या करा था, हमसे रॉ मटेरियल लेके जाते थे और अपने फिनिश्ड गुड्स हमको बेच देते थे। तो आप उसमें कैसे बना सकते हो, जैसे हमने काफ़ी बार डिस्कस भी करा है। तो आपने जैसे एक डायग्राम बनाया, यहाँ से दिखाया कि रॉ मटेरियल गया ब्रिटेन में और वहाँ से दिखाया कि फिनिश्ड गुड्स आया। तो पॉइंट ये है कि आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करने की आदत अभी से डालनी चाहिए। तो इसमें ये मत सोचना कि मेरी ड्राइंग गंदी है। एग्जामिनर ड्राइंग नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि आपका आंसर जो है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर हो रहा है पॉइंट यहाँ तक? ओके। उसके बाद एक और टिप, एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये, जो बच्चे अवॉइड करते हैं कई बार, आंसर ख़त्म होने पर लास्ट में बच्चा बस आंसर छोड़ देता है। जैसे एग्जामिनर के मुंह पे आंसर मार के नहीं आते, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ले खत्म। तो ऐसा नहीं करना है। लास्ट में जैसे आपने स्टार्टिंग अच्छी करी तो लास्ट में अपने आंसर को क्या देना चाहिए, कंक्लूजन, कि आप जो भी बात कहना चाहते हो, जो भी बात समझाना चाहते हो, कोशिश करो एक लास्ट लाइन एज ए कंक्लूजन लिख दो। और कंक्लूजन क्या होता है, जो क्वेश्चन ने पूछा वही लाइन चिपका दो। जैसे मान लो उसने एडवांटेजेस पूछे या जैसे उसने लिमिटेशन पूछे, तो बस आप ऐसा लिख सकते हो कि फ्रॉम द अबव पॉइंट्स वी कैन इन्फर दैट ऑल दीज आर द एडवांटेजेस, या फ्रॉम द अबव पॉइंट्स वी कैन इन्फर या वी कैन कंक्लूड दैट ऑल दीज आर द लिमिटेशंस। मतलब आंसर को खत्म भी आपको करना है बेसिकली। तो स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, बीच में मेन पार्ट अच्छा होना चाहिए, पिक्चर्स आने चाहिए और लास्ट में कंक्लूजन धीरे धीरे डालने की
हैबिट होनी चाहिए। तो 1 लाइन की आपकी कंक्लूजन आ गई। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका आंसर जो है वो अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा और उसे थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके फाइन। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आंसर करोगे तो इस तरह से याद रखना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम मेन बॉडी पर। मेन बॉडी का मतलब होता है कि जो आपने अपना मेन कंटेंट लिखना है, तो उसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, या 3 तरह के भी हो सकते हैं। तो जो हमारा मेन कंटेंट होता है, या बॉडी का मतलब है कि जो आपका मेन आंसर है, जो आपके अंग्रेजी के शब्द होंगे, उसमें 3 तरह के बच्चे हो सकते हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से। फिर आप मुझे बताना कि आप कहीं चौथी कैटेगरी के तो नहीं हो। कुछ बच्चे होते हैं जो समझ तो लेते हैं हिंदी के अंदर दिमाग में, लेकिन उसको जब लिखना होता है इंग्लिश के अंदर तो लिख नहीं पाते। यानी कि मन में आपने सोच तो रखा है, मन में आपको समझ में तो सब कुछ आता है, लेकिन जब आप अपनी समझ को मन में ट्रांसलेट करके पेपर में इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो तो आपसे सेंटेंस नहीं बना, फॉर एग्जांपल, ठीक है। दूसरा बच्चा होता है जिसने समझ भी लिया और जिसको सेंटेंस मेकिंग आती है, जिसने इंग्लिश बना ली मन में और सही सेंटेंस के साथ उसने आंसर को लिख भी दिया, राइट। और तीसरा आता है थोड़ा सा हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ पर्सन, जिसको चाहे समझ में आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो रट इतना अच्छा लेता है बुक से कि उसके सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली सही बनते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, जिसमें जो बेचारा फर्स्ट कैटेगरी में सबसे ज़्यादा उसी को सफ़र करना पड़ता है। जो बीच की कैटेगरी में वो तो हो गए एलीट क्लास, कि भाई उनको समझ में भी आ गया और उनके सेंटेंस भी अच्छे बन रहे हैं, तो उनके मार्क्स कम कटेंगे क्योंकि उनके सेंटेंस जो है सही बन रहे हैं। देखो एग्जाम में नंबर किस चीज़ के मिलते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एग्जाम में आपके अंडरस्टैंडिंग के नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जाम में तो नंबर अल्टीमेटली किसके मिलने हैं, इंग्लिश के। बेसिकली जो आपने सेंटेंस लिखे, जो आपका कंटेंट है, आंसर लिखा है ना, कि क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स ने क्या करा या इंडियन इकोनॉमी में क्या हो, उसके आंसर के मार्क्स मिलेंगे। तो सेकंड कैटेगरी वाला तो एलीट स्टूडेंट हो गया कि उसको समझ में भी आता है, उसकी सेंटेंस मेकिंग भी अच्छी है, ठीक है ना। थर्ड वाला जो है वो हार्ड वर्कर है, उसको चाहे समझ आया नहीं आया लेकिन उसने रट के एफर्ट डाल लिया और उसने सेंटेंसेस बुक से लर्न कर लिए। तो बुक से अगर उसने लर्न कर लिया या अच्छे से सेंटेंसेस मेकिंग कर ली तो भी एग्जाम में उसको नंबर मिल जाएंगे। तो अब आप ये देखो कि आप तीनों में से कौन सी कैटेगरी में हो। पर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये होता है कि मेजॉरिटी जनता जो है ना वो इस पहली कैटेगरी में ही होती है, मेजॉरिटी, क्योंकि बीच की कैटेगरी तो एलीट क्लास हो गई तो वो तो अलग ही हो गए। लास्ट कैटेगरी वाले बच्चे जो होते हैं वो भी थोड़ा कम ही होते हैं, जिन्हें पसंद कम है। वैसे भी इंडियन इकोनॉमी में शुरू में बोला था ना कि रटने का काम ज़्यादा होता है, तो रटना वैसे भी कम पसंद है। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में लाए कर रहे हो तो इसका मतलब आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अभी फिलहाल कम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। गलत तो नहीं कह रहा। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस क्या हैं यहाँ से, अगर आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो या तो आप इस कैटेगरी में आओ कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, अपने सेंटेंस मेकिंग इंप्रूव करो, तो ऑटोमेटिकली वो आपका ओवरऑल हर सब्जेक्ट में फायदा देगा, बिजनेस स्टडीज में भी या जहां पर भी आपको थ्योरी लिखनी है, हर सब्जेक्ट में फायदा देगा। और या फिर आप कैटेगरी 3 में पहुंचो, लर्न करना स्टार्ट करो, स्टार्ट लर्निंग। क्योंकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी में खाली ये सोच लोगे कि मेरे को समझ आ गया, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके एग्जाम में लेकिन मार्क्स कट सकते हैं। तो या तो आपको लर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी सो दैट आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट हमेशा आपके पास कितने नंबर तक के लिए होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपके पास कम से कम 150 यानी कि 150 वर्ड्स तक का कंटेंट होने चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट। तो जब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करोगे, आप लर्निंग पर फोकस करोगे और कंटेंट पर फोकस करोगे, अपने इंग्लिश मेकिंग आपकी सही बनेगी, तब आपका जब आंसर है वो इस फ्लो में आना शुरू होगा। क्योंकि आप डे 1 से इस फ्लो में आंसर नहीं लिख पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि बहुत बार आप मुझे बताना कि क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ एग्जाम में, मान लो आप बैठे हो या टेस्ट में बैठे हो, आपने आंसर लिखना शुरू करा, एक लाइन लिखने के बाद आपने कटिंग हो गई, या कटिंग करके आपको लगा कि मेरे पास अरे इससे अच्छा कुछ लाइन दिमाग में आई, अब ये लिखता हूं, ऐसा होता है।
ये तब होता है जब हम आंसर को पहले दिमाग में फ्रेम करने से पहले लिखना शुरू कर देते हैं, तो हमको वो नहीं करना। हमारे पास जो कंटेंट अच्छा होता है तो हमें आंसर पहले माइंड में फ्रेम करना है, फिर स्टार्ट करना है लिखना। क्योंकि अगर आपने पहले सेंटेंस में कटिंग कर ली तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसका मतलब बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे का कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। तो आपको अपने आंसर में इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई कटिंग ना करें या अवॉइड करें कटिंग को या ओवर राइटिंग को। और ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा जब आप लिखकर या याद करके प्रॉपरली सेंटेंस मेकिंग पर काम करोगे। ठीक है, तो समझ आया जो मैं आपको समझाना चाहता हूं? क्लियर है? चलो परफेक्ट। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है।